नमस्कार। सुंदर मौसम, बारिश का और आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान एक नए अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी होस्ट निहारिका बेस्ट वाली। गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में। दर्शकों, किसी ने क्या खूब लिखा है, मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे ज़िंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। जीवन का जो अनुभव होता है ना, वो अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है और हर पल कुछ न कुछ हमारे आसपास घटित होता रहता है। पर जब एक रचनाकार, एक लेखक इन्हें अनुभव करता है, इन्हें समझता है और जब अपनी लेखनी से उसे लिपिबद्ध कर देता है तो सृजित होता है साहित्य, कविताएं, कहानियाँ। और सच पूछिए तो ये जो साहित्य सृजित होता है उसमें चित्रित होता है, जो लेखक है उसके मन की भावनाएं चित्रित होती हैं। उन्होंने जो महसूस किया है वो हम उनकी लेखनी से समझ पाते हैं, देख पाते हैं और वो प्रभावित करते हैं हमारे विचार को भी। और इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा समाज भी परिवर्तित होता है। तो बड़ी भूमिका एक रचनाकार की, एक लेखक की। आज कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक लेखक से जिनकी लेखनी पढ़ने वाले को बहुत भाती है और जिन्होंने समाज के हर पहलू को देखा है, समझा है और उसे अपनी रचनाओं में लिपिबद्ध किया है। पर फिलहाल मैं बातें करूंगी जीवन के उन क्षणों की, उन लम्हों की जब हमें दिशा निर्देश की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं चलते चलते रास्ते में जब हमें ये सोचना पड़ता है कि अब हमें क्या करना है, हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में खुशियाँ हो, जो कि हम सभी चाहते हैं, तब बड़े सहायक होते हैं महापुरुषों के कथन। और हम शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम बिहार बिहान की अनमोल वचन से। तो आइए नज़र डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। आज के मेहमान एक साहित्यकार हैं, एक लेखक हैं, एक कवि हैं। गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखते हैं। साथ ही आप सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी भी हैं। एक स्वतंत्र लेखक हैं जो वज्जिका में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि आपको मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। उनकी लेखनी से आपका परिचय कराएंगे। फिलहाल सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगी। तो स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान श्री रविंद्र कुमार रतन जी का। नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं दूरदर्शन के बिहार बिहान के अधिकारियों, कर्मचारियों, सहयोगियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे बिहार बिहान के मंच पर स्थान दिया। जी, स्वागत आपका। सर्वप्रथम जो पहला सवाल मन में आता है, और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो एक लगाव साहित्य के साथ, फिर जब हमारी रचनाएं होती हैं तो लगता है जैसे जो मन की भावनाएं हैं वो एक स्वरूप ले रही हैं साहित्य के रूप में। आप उसे कविता के रूप में लिखें, कहानी के रूप में लिखें। अगर आपकी बात करूं तो साहित्य से जुड़ाव कैसे, शुरुआत कैसे हुई, कब लगा कि मुझे लिखना चाहिए? बड़ा मौजूद सवाल है आपका। जी। मेरा जन्म वैशाली जिले के सहदेवी बुजुर्ग ग्राम में हुआ था। जी जी। लेकिन सौभाग्य मेरा था कि जन्म से ही मेरे परिवार में देश प्रेम और साहित्य प्रेम की धारा बह रही थी। बिल्कुल। मेरे पिताजी स्मृति शेष विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, स्वतंत्रता सेनानी, प्रधानमंत्री इंदिरा जी से ताम्रपत्र प्राप्त करने वाले एक ऐसे साहित्यकार थे जो 42 में ज्योतिर्मयी पत्रिका वैशाली जिले के महनार से निकाला करते थे। जी। तो मेरे घर का वातावरण, मेरे घर का माहौल साहित्यिक और देशभक्ति से भरा पड़ा था। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे घर में साहित्य और देश प्रेम की का माहौल था, जिससे मैं दोनों से प्रभावित हुआ। जी जी। मैं समझ सकती हूँ कि एक नन्हा बालक जब देखता है
कि साहित्य सृजित हो रहा है उसके अपने परिवार में, जाहिर तौर पर जो रचनाकार हैं उनका उठना बैठना होता होगा आपके यहाँ, जैसा कि आपने कहा कि वो एक माहौल था, तो वहाँ से शुरुआत हुई आपके लिखने की। अगर मैं बात करूं प्रकाशन की, क्योंकि शुरुआती दौर पर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो फिर उनमें कुछ परिवर्तन भी होता है, धीरे धीरे उसमें निखार भी आता है, लेखनी भी सशक्त होती है। प्रकाशित कब होनी शुरू हुई आपकी मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। जी सर। गांधी जी के नाम पर उच्च विद्यालय था, गांधी उच्च विद्यालय में पढ़ता था। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तुलसी जयंती आदि का कार्यक्रम वहाँ होता था। उसमें मुझे प्रेरित किया जाता था प्रधानाध्यापक की ओर से और मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। जब मैं एमए में पढ़ने के लिए मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय में आया जी, तो वहाँ साहित्य का विराट आयाम मिला, माहौल मिला। डॉक्टर श्याम नंदन किशोर जैसे कवि, पद्मश्री की उपाधि से विभूषित साहित्यकार का सानिध्य मिला। जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे विराट साहित्यकार से मिलने का, बात करने का सौभाग्य मिला। तो सबसे पहले पुस्तक मेरी प्रकाशित नहीं हुई, सबसे पहला काम मैंने संपादन का किया। अच्छा। बिहार विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना का मैं पूरे विश्वविद्यालय का ग्रुप लीडर था जी। तो वहाँ से मुझे दायित्व दिया गया कि एक परिवेश पत्रिका निकाली जाए। अच्छा। तो उस परिवेश पत्रिका का हमने संपादन किया, जिसके मुख्य संपादक विमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव हिंदी विभाग के थे जी। और मैं और मेरा एक मित्र सुरेंद्र प्रसाद सिंह दोनों उसके संपादक थे और हम लोगों ने उसे संपादित किया। तो मैं परिचय कराना चाहूँगी आपकी लेखनी से हमारे दर्शकों का, क्यों ना कोई कविता सावन पर सुनाए। मौसम सावन का है जी। सावन आते ही शिव का स्वरूप सामने आ जाता है। हर शहर में देखते हैं कि लोग जल चढ़ाने के लिए सोमवार के दिन कांवड़ लेकर चलते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन चूंकि मैं देश प्रेम की कविता लिखता हूँ तो मैं सावन हो या भादो हो जो भी लिखूंगा तो उसमें कुछ न कुछ देशभक्ति की बात, सामाजिकता की बात आ ही जाती है। बहुत बढ़िया। तो आज मैं सावन पर जो कविता सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है सबको मुक्त कराएं हम। जी। विविध मौसम के इस उपवन में सावनोत्सव मनाएं हम, नफरत की बारूदी गंधों से सबको मुक्त कराएं हम। बहुत बढ़िया। हरा भरा सावन है आया, हरा भरा सावन है आया, जलाभिषेक कर साजन आया, झमाझम आई बरसा रानी, सावन में है पानी पानी, सावन में है पानी पानी। जाति धर्म से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर हम कृषक वर्ग को हर्षाएं हम, नफरत की बारूदी गंधों से सबको मुक्त कराएं हम, सबको मुक्त कराएं हम। सावन के आते ही झिंगुर मिलकर झनझन गीत सुनाते, सावन में जितना बरसेगा किसान उतना ही हर्षाते। सावन आया सखिरे मिलके पावन प्रेम पन पाए हम, नफरत की बारूदी गंधों से सावन सबको मुक्त कराएं हम। झमझम करके सावन बरसे, अरे झमझम करके सावन बरसे, प्रेमी युगल मिलन से तरसे, अंतर मन अंदर से हर्षे, पिया पिया मिलन की तन मन तरसे। आया है यह सावन का शिवमय समाज अब बनाए हम, नफरत की बारूदी गंधों से सबको मुक्त कराएं हम, सबको मुक्त कराएं हम। जब से साजन छोड़े तन्हा, जब से साजन छोड़े तन्हा, मन भावना लगता अंगना, सावन में शंकरसम स्वामी के कब आकर दोगे मम कंगना, कब आकर दोगे मम कंगना। साजन के आने के खातिर प्रकाश पुंज फैलाएं हम, नफरत की बारूदी गंधों से सबको मुक्त कराएं हम, सबको मुक्त कराएं हम। प्रेम परिणय की पिपासा में तड़पता रह गया मन हमारा,
प्रेम परिणय की पिपासा में तरपता रह गया मन हमारा, ऐसे में गूंज जाए सावन, गुजर जाए सावन, कब दरस होगा तुम्हारा। पति विदेश में है, प्रदेश में है, तो ये जो है सो उनकी याद में बोल रही है। साजन की अनुपस्थिति में कैसे सावनोत्सव मनाएं हम, साजन की अनुपस्थिति में कैसे सावनोत्सव मनाएं हम, नफरत की बारूदी गंधों से सबको मुक्त कराएं हम। अंतिम बंद है, प्रेम प्यार से भर दो जीवन, प्रेम प्यार से भर दो जीवन, स्वामी अब की के सावन में, ऐसा सावन लाओ जीवन में, कभी लगे ना दाग दामन में, युवा हृदय के भावी सपनों को, युवा हृदय के भावी सपनों को अब साकार कराएं हम। क्या बात है। नफरत की बारूदी गंधों से सबको मुक्त कराएं हम, सबको मुक्त कराएं हम। रविंद्र जी, अच्छी बात ये लगी कि जो कविता आपने सावन पर लिखी, उद्देश्य ये था कि सावन की जो रिमझिम बूंदें हैं उनसे पनपे तो क्या प्यार पनपे, और मिटे तो क्या नफरत मिटे। और बहुत सुंदर कोशिश आपकी, ना सिर्फ सुंदरता बयां की है आपने, बल्कि आपकी कविता का एक मकसद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगर मैं बात करूं आपके प्रकाशन की, कविता संग्रह के प्रकाशन की, तो कई आपकी काव्य संग्रह प्रकाशित भी हुए, पुरस्कृत भी हुए। मैं चाहूँगी कि दर्शकों को बताएं कि कैसे सोचा आपने इन काव्य संग्रह के प्रकाशन की, और कौन से काव्य संग्रह आपके आए। एमए की पढ़ाई जी मैं मुजफ्फरपुर में रहकर किया। संजोग और सौभाग्य था कि ननिहाल में मुझे रहने का जगह मिला, और मेरे मामा लोग शिक्षा से काफ़ी संबंधित थे, तो उन लोगों के प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमने छोटी छोटी कविताएं लिखना शुरू किया। जी जी। बज्जिका की कविता पहली, वो मुजफ्फरपुर से एक पत्रिका निकलती है जो अब भी निकलती है, समाद। देवेंद्र राकेश उसके संपादक थे। उसमें मेरी पहली कविता छपी थी कि खाली रंग अबीर लगा लेला से, पुआ पूरी खा लेला से, अगर समझैता हो गेल कल्याण त समझ कल्याण न हो। ये मेरी पहली कविता बज्जिका में बज्जिका में आपने लिखी। अच्छा। उसके बाद मेरा जीवन जो है सो बदल गया। मुझे बैंक में नौकरी मिली। जी जी। जिसका कोई संबंध साहित्य से नहीं था। बिल्कुल। मैं वहाँ काम करता था, 1 से 100 के अलावे कुछ होता नहीं है बैंक में। जी जी। लेकिन मैंने वहाँ का माहौल बदल दिया। मेरा साथ मिला मुख्य प्रबंधक अशोक कुमार का, और साहित्य के सभी विधाओं के विद्वान डॉक्टर नवल किशोर श्रीवास्तव का। अशोक बाबू ने मेरी प्रतिभा को देखते हुए मुझे बैंक के राजभाषा विभाग के समन्वय समिति का सचिव बना दिया। जी जी। जिससे मेरा सीधा संबंध पटना के स्थानीय प्रधान कार्यालय से जुड़ गया, और स्थानीय प्रधान कार्यालय से निकलती थी कलीग पत्रिका, जी, चेतना और पाटलिपुत्रा टाइम्स। मतलब उन सभी में मैं छपने लगा। काम के दौरान भी आपकी लेखनी चलती रही। 2005 से मैं ज्यादा लिखने लगा। अशोक बाबू और डॉक्टर नवल किशोर श्रीवास्तव के सहयोग और स्नेह से। जी। फिर मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर नवल किशोर जी ने कहा कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा। इसलिए जो तितर बितर तुम लिख करके इधर उधर किए हुए हो, बिल्कुल सही, उसको संग्रहित करके पुस्तक का रूप दो। जी। तो उसी समय मुझे मुजफ्फरपुर दूरदर्शन से काव्य पाठ करने का निमंत्रण मिला। 2005 में मैं पहली बार दूरदर्शन पर आया, और पहचान काव्य संग्रह का हमने प्रकाशन किया। जी। जिसमें जो मेरे साहित्य के क्षेत्र में पहली पहचान प्रतिस्थापित की, वो पुस्तक का नाम था पहचान। मैं चाहूंगी कि उससे अगर कोई कविता आप सुनाना चाहें, कुछ पंक्तियां कविता की, अगर पहचान से है या किसी भी अन्य काव्य संग्रह से, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ पंक्तियां सुनाएं। पर्यावरण की काफी बात सरकार भी कर रही थी। जी, हम सबके लिए जरूरी। समाज में भी पर्यावरण जो दूषित हो रहा है,
उससे समाज दूषित हो रहा है, परिवार दूषित हो रहा है। तो मैंने एक पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण बनाए शीर्षक कविता प्रकाशित कराई जी। गांव नगर में पेड़ लगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाए हम। आओ मिल वृक्ष लगा करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाए हम। आशा और विश्वास जगाकर जन जन में खुशहाली लाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक एक पेड़ लगाएं। जगह जगह पर पेड़ लगा कर तो श्रृंगार कराएं हम। आओ मिल वृक्ष लगा करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं हम। ऐ मनुज अब रुक जाओ जब जरा, कुछ तो तुम सोच विचार करो। प्रेम प्यार का पेड़ लगाकर धरती को का श्रृंगार करो। अगल बगल पथ को पेड़ों से हरित क्रांति अब लाएं हम। आओ मिल वृक्ष लगा करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं हम। वृक्षों को करते हो संहार, ऑक्सीजन कहाँ से आए। एक एक पेड़ लगाकर सब शुद्ध पर्यावरण आज बनाए। अंतिम बंद है, डीजे और पटाखा मुक्त करा, ध्वनि प्रदूषण से बचाएं हम। आओ मिल वृक्ष लगा करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं हम, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं हम। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक संदेश पर्यावरण के प्रति जो हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से हमें पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, ये संदेश मिलता है आपकी इस रचना से। अगर मैं बात करूं छंदबद्ध कविताओं की और छंद मुक्त कविताओं की, तो क्या कुछ छंद मुक्त भी लिखा आपने? जी, मैं पहले जी छंद युक्त कविता लिखा था। जब प्रगतिवाद की ओर बढ़े जी, तो उसमें ज्यादातर मुक्त छंद की कविताएं, हालांकि मुक्त छंद युक्त से ज्यादा कठिन है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बहुत सहज रूप से प्रकट किया। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। तो उससे हम बहुत प्रभावित हुए। तो हमने भी एक कविता लिखी है आपने, कुछ पंक्तियां मुक्त छंद में, कुछ पंक्तियां जरूर सुनाएं। इसका शीर्षक है यह कैसी मानवता है। शूर्पणखा का नाक कटा था जी, तो उसके भाई को बड़ा वो हुआ और उसने भगवान से युद्ध ठान दिया। तो उसी पर हमने लिखा कि यह कैसी मानवता है। कभी एक बहन की नाक कटने पर भाई ने भगवान तक को ललकारा था जी। आज न जाने कितनी बहनों की रोज ही नाकें कट रही हैं, मगर कहाँ है ऐसा भाई। यह कैसी विडंबना है, यह कैसी मानवता है। भगवान राम एक धोबी के कह देने पर पत्नी को निकाल दिया। आज राजा के खिलाफ कितने भी लोग कुछ कह देता है, लेकिन कोई असर नहीं होता है। एक धोबी तक के द्वारा उठाए गए प्रश्न चिन्ह पर राजा ने रानी का कर दिया था परित्याग, मगर आज हजारों प्रश्न चिन्हों के बावजूद प्रिया सम्मानित हो रही हैं। यह कैसी असमानता है, यह कैसी मानवता है। एक द्रौपदी चीरहरण पर महाभारत हो गया था जी। एक द्रौपदी चीरहरण पर महाभारत हो गया था। आज न जाने कितनी द्रौपदियां निर्वस्त्र हो रही हैं, मगर किसी गांडीवधारी की भुजाएं फरक रही है क्या? किसी धर्मराज की भ्रिकुटी तन रही है क्या? कहाँ है कोई गदाधारी जो अनाचार व्यभिचार को चुनौती दे सके? और तो और अबला की पुकार पर प्रकट होने वाले सबल भगवान भी कहाँ हैं? यह कैसी विषमता है, यह कैसी मानवता है। जी, और मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके से इतिहास का स्मरण दिलाते हुए आपने ललकारने की कोशिश की है कि जो हो रहा है उस पर नज़र तो डालो, देखो तो सही कि हमें करना क्या चाहिए। एक सवाल, एक प्रश्न उठाया है आपने। और छंद मुक्त अगर मैं कहूँ जो लेखनी आपकी दिखती है वो भी बहुत सुंदर निकल करके आई है। मैं अब बात करूंगी आपके कहानी संग्रह की। ना सिर्फ आपने कविताएं लिखी बल्कि कहानियां भी आपकी प्रकाशित होती हैं, आपने समीक्षा भी लिखी है। कहानी संग्रह कौन सी आई
और किस तरह की कहानियाँ आपने लिखने की कोशिश की है उसमें ये ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। संवेदना नामक कहानी संग्रह हमारी प्रकाशित हुई। अच्छा। मेरी कहानियाँ बिल्कुल उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की कहानियों से प्रभावित है जी। मैं अपने गांव, अपने घर, अगल बगल में हो रहे परिस्थितियों का चित्रण करता हूँ। जी जी। जैसे एक छोटी सी कहानी हमने लिखी, संक्षेप में बताएं। 2 भाई थे। बड़ा भाई मालिक था, छोटा भाई कमाता था। छोटा भाई कमा कर लाता था, बड़ा भाई किसान, खेती और घर का कारोबार देखता था जी। लेकिन वह अपने परिवार से ज्यादा अपने छोटे भाई के परिवार को देखता था। लेकिन छोटे परिवार भाई की बहू जो थी, वो इतना करने के बाद भी जब भी उसका भाई नौकरी से आता था तो उसकी कान भरता था, उसके कानों में वो देता था कि तू कमा के लबै छ आ सब बड़का भाई के परिवार खा रहा जी। तो वो उसके कान पर इसका जू नहीं रेंगता था। लेकिन एक ही बात अगर रोज रोज कहा जाए तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव आ ही जाता है। एक दिन छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहा कि भैया जब तक हम लोग साथ रहे तो ठीक है, अब जब मन भेद हो गया तो हम लोग अलग हो जाएं। जी। दोनों भाई खाकर अपने अपने बिछावन पर गया। चलिए यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी और अपने दर्शकों से ये उम्मीद करूंगी कि इस कहानी में क्या आगे हुआ उसकी जानकारी वो आपके जो कहानी संग्रह है उससे ज़रूर लें। और मैं समझ सकती हूँ जब आप कहानी का जिक्र कर रहे थे कि आपने आसपास के वातावरण को देखा है जो घटित हो रहा है हमारे समाज में, और जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है उसे कहानी के माध्यम से व्यक्त करने की आपने कोशिश भी की है। आप सामाजिक कार्यों से भी लगातार जुड़े रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लेखनी सशक्त है, बल्कि आपने समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह भी किया है। कुछ जानकारी उस संबंध में भी दें। मैं अपने युवावस्था में बैंक में काम करता था जी। पहले लोग समझते थे कि बैंक में सिर्फ रुपयों का आदान प्रदान होता है। बैंक का मतलब यही समझा जाता था। जी जी। लेकिन अशोक बाबू के नेतृत्व में हमने इस परिभाषा को बदल दिया। जब भी समाज में किसी तरह की विपदा आई जी। तो बैंक सहयोगात्मक स्थिति में सामने खड़ा रहा। जब बाढ़ आया तो अशोक बाबू के नेतृत्व में बोरा का बोरा चावल, चिवड़ा, मोमबत्ती, गुड़ लेकर हम लोग गांव में घूम घूम करके घर घर बांटे। अच्छा। जब सुनामी आया मद्रास में तो संडे को फुर्सत में हम लोग रहते थे। जी जी। एक डब्बा में यह लिख करके कि सुनामी के लिए सहयोग करें, और हम लोग पूरे शहर में घूम गए। करीब 13,000 रुपया आया। उसे ड्राफ्ट बना करके सुनामी के वहाँ के डीएम के नाम से हम लोगों ने भेजा। ग्राहक मिलन कार्यक्रम करते थे। अच्छा। पेंशनर्स मिलन कार्यक्रम करते थे। पेंशनरों को छड़ी, छाता, जी जी जी। गीता, महाभारत, रामायण ये सब दे करके उन्हें प्रोत्साहित और सम्मानित करता था। अगर मैं देखूं आपके कार्यों के संबंध में, जैसा कि आपने कहा कि अमूमन लोग सोचते हैं कि अगर एक बैंक अधिकारी है तो उसका एक दायित्व है बैंक में जो पैसे का लेन देन होता है उसी से जुड़ा है। पर अभी का जो समय है हर व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सोचना है, और जो जिक्र आपने किया इन घटनाओं का, आपने सोचा और अपने अधिकारीगण के साथ मिल करके ये लगातार आप काम ये सब करते रहें। अब जानकारी चाहूँगी आपके सम्मान से जुड़ी हुई। आपको मुंशी प्रेमचंद सम्मान मिला, साहित्य सम्मान आपको दिया गया। इसके बारे में बताएं, किस रचना के लिए मिला और कैसा अनुभव हुआ आपको? मैं कुल 6 कविता संग्रह पुस्तकों की रचना की है। पहली पुस्तक पहचान पर मुझे हिंदी साहित्यकार संसद से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अच्छा। दूसरी पुस्तक थी हमारी सौरभ समीर। हमें 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र सौरभ समीर थे, वे अध्यात्म से जुड़ गए। अच्छा। तो उनके नाम पर हमने एक काव्य संग्रह का निर्माण किया जिसका नाम था सौरभ समीर। उस पर हमें जयशंकर प्रसाद
राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मान मिला। फिर हमने लोगों के कहने पर कहानी संग्रह लिखा संवेदना, उस पर हमें सुदर्शन साहित्यकार संसदपुर से राष्ट्रीय साहित्यकार पुरस्कार मिला। जी जी, तो हम जिक्र कर रहे थे आपके मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान के बारे में। मैं चाहूँगी कि जिस कविता पर आपको ये पुरस्कार मिला उसकी कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को सुनाएं। ये जी, राजस्थान के जयपुर में प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान की जयंती का आयोजन किया गया। जी जी, मुझे अचानक 4 दिन पहले 31 को उनका जन्मदिन है, पत्र आया वहाँ से, तो मैं वहाँ गया। जी जी, वहाँ 124 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 3 फेज में कविता, कहानी, समीक्षा में 21 आदमी को पुरस्कृत किया गया था, जिसमें कविता में मेरा चयन हुआ था। अच्छा, और मुझे बड़ा फक्र हुआ कि बिहार से मैं अकेला था जिसे प्रेमचंद साहित्य रत्न की उपाधि के लिए वहाँ सम्मानित किया गया। तो प्रेमचंद पर हमने जो कविता, वो लंबी है लेकिन मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ जो उन्हें श्रद्धा निवेदित के रूप में हमने की थी, आपने, हाँ। उसको हम आपको दर्शकों को सुना रहे हैं। प्रेमचंद की प्रतिभा को तो आज नमन हम करते हैं, उन्हें आज हम सब श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं, सुमन समर्पित करते हैं। बिखरी मूछे बिखरे कुंतल, सादा जीवन उच्च विचार, होती जिनकी रचनाओं में राष्ट्र चेतना की झंकार। गर्व आज है इस धरती को, गर्व आज है इस धरती को, जिसे दिया तुमने उपहार। कौन भला अब कर सकता है तेरे सपनों को साकार। अंतिम बंद था कि जब तक सूरज रहेगा भू पर, जब तक सूरज रहेगा भू पर, आसमान में शशि का वास, तब तक कथा जगत में उनका अमर रहेगा ही इतिहास, अमर रहेगा ही इतिहास। प्रेमचंद को कोई भुला नहीं सकता। प्रेमचंद के बिना साहित्य अधूरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उनकी जो रचनाएं थी, जो उन्होंने लिखा, आज भी जब हम पढ़ते हैं तो एक परिवेश चित्रित हो जाता है और आप उसे महसूस कर पाते हैं। इतनी सशक्त थी उनकी लेखनी। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने ना सिर्फ हिंदी में लिखा है, आप रतन जी, आपने वज्जिका में भी लिखा है। बहुत सुंदर बोलियां हैं हमारे प्रांत बिहार में। मैं चाहूँगी कि वज्जिका की जो आपकी रचना है वो हमारे दर्शकों तक ज़रूर पहुँचे। बिहार में जी, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका आदि लोक भाषाएं हैं। बिल्कुल। तो बज्जिका 4 करोड़ लोग बोलते हैं। जी, सोनपुर, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर होते हुए आधा ये दरभंगा और आधा चंपारण के लोग इसका प्रयोग करते हैं। आज बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों महिलाओं को शिक्षित करने में पूरा जोर आजमाइश किए हुए हैं। जी जी, और हुआ भी है। आधी आबादी के लोग अब पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखता है, चौगुनी प्रतिभा आगे बढ़ रही है। लेकिन आज भी महिलाएं बहुत पिछड़ी हैं, मोबाइल चलाना नहीं जानती हैं, और वे अपने विदेश प्रदेश में रह रहे पति को जो पत्र लिखती हैं उसी के द्वारा अपनी सारी संवेदनाएं प्रेषित करती हैं। घर में क्या हो रहा है, गाय को क्या हो रहा है, खाना कैसे बन रहा है, आप कब तक आइएगा। तो उसको हमने वज्जिका में आपने लिखा है, सुना है। भेजैत हती पाती प्रियतम अपने के करैले प्रणाम, हम यहाँ कुशल से हती रौड़ा के कुशल रखतन घनश्याम। छप्पर सब तो चू रहल है, गैया के तो सानी नदारद, पैसा भेजली खत्म हो गेल, अब तो निवाला है नदारद। जब से गेली भुला देली, न पैसा भेजली न संदेश, वर्षा पानी से भेल है कादो कादो सन परिवेश। बाबूजी तो इतना हतन बीमार, माताजी करैछन हैरानी, बचवन सब है तो हैरान, पैसा बिना हती परेशान।
तो इस तरीके से वज्जिका में आपने जो उनकी मन की बातें हैं उस महिला की, वो आपने कविता के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। जब हम बातें करते हैं काव्य की, और जब हम इस महीने में बातें करते हैं, अगस्त में जब बातें करते हैं ख़ास करके, और आज के दिन जब भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी है, तो शहीदों के प्रति जो हमारे श्रद्धा सुमन है या नमन जो हम करना चाहते हैं दिल से, जो हमारे मन के अंदर जो श्रद्धा है, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है कविताओं के माध्यम से भी। जो कुछ उन्होंने हमें दिया, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें दिया, उनके अमर बलिदान के द्वारा आज हम एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, एक स्वतंत्र परिवेश में आज हम हैं। मैं आपसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगी कि आज के दिन अगर कोई शहीद सेनानियों पर आपने लिखा है, उसे ज़रूर सुनाएं हमें। जी, बहुत बहुत आभार। माहौल को आपने बदला। इस आज़ादी को जिस पर हमें गुमान है जी, और हम स्वच्छंद सांस ले रहे हैं, बिल्कुल न सर। जाने कितनी माताओं के बिल्कुल। मांग के दमकते सिंदूरों से, जी जी, बूढ़ों के अंधेरे घरों के चिराग से, बहनों की लाल राखियों से आरती सजाई गई थी। ऐसा होता भी क्यों नहीं, अनय भित्ति फिरंगियों के शासन का उन्मूलन जो हुआ, जुल्म का जनाजा निकल गया, तब जाके मिला 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। जी, उसमें लाखों करोड़ों भारतीय मर गए। किस जाति के, किस धर्म के मरे, इसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोगों ने मिलकर के भारत को आजाद किया। जी जी जी, लेकिन हम अपने कर्तव्य को निभा नहीं पाते हैं। जो शहीद हो जाते हैं, उनके शहीद होने के दिन तो आंसू बहा लेते हैं, लेकिन बाद में उनके परिवार को हम नहीं पूछते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को उनकी मूर्ति लगाने के लिए मांग करनी पड़ती है। तो ये अधिकार और कर्तव्य का, इस पर हमने उनके प्रति शत शत बार प्रणाम शीर्षक कविता लिखा अच्छा। है। भारत की आज़ादी पर जिसने वार दिया जीवन तमाम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित शत शत बार प्रणाम। कहाँ खो गए वो बलिदानी जिन्होंने आज़ादी दिलाई, मिटा दिया निज अरमानों को, देश की अस्मिता बचाई। अडिग क्रांति अक्षर योद्धा का यह सचमुच आराम हराम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित शत शत बार प्रणाम। भुला दिया हमने उनको भी, भुला दिया हमने उनको भी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जिन चिरागों से रोशन हुआ देश, वे बुझ गए आज़ादी पर। अंग्रेजों के शोषण से इस देश को मुक्ति का किया काम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित शत शत बार प्रणाम। क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर अब स्वतंत्रता दिवस मनाओ, दिवस कुशासन के बीते तो शीघ्र सुशासन लाओ, शीघ्र सुशासन लाओ। स्वतंत्रता सेनानी सब थे भारत के मानो राम श्याम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित शत शत बार प्रणाम। दे सलामी इस तिरंगे को, इस देश की है यह पहचान, सर ऊंचा रखना है इसका, जब तक जान तब तक है शान। क्या बात है, बहुत स्वस्थ बढ़िया। सुरक्षित सुरभित रहे हमारा यह आव और आवाम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित शत शत बार प्रणाम। वतन पर मरने वाला ललन और भगत सा रतन चाहिए, मरणोपरांत हो जन्म तो भारत ही हमें वतन चाहिए, भारत ही हमें वतन चाहिए। बहुत बढ़िया। भरी जवानी में फांसी चढ़ने वालों की मेरा सलाम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित शत शत बार प्रणाम। नशा कुछ तिरंगे के आन की, कुछ मातृभूमि के शान की, हम लहराएं यह तिरंगा ही, नशा ऐसा हो हिंदुस्तान की। हम मरे परंतु यूं मरे कि याद भारत देश तमाम करे, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित शत बहुत शत बढ़िया, बार बहुत प्रणाम। बढ़िया। अंतिम बंद है। जी, पीने विष का प्याला आओ, पीने विष का प्याला आओ, विश्व शांति गुरु बनाओ, स्वर्ग विहग सम इस धरती को फिर से अखंड भारत बनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत स्वतंत्रता सेनानियों को सुनो राष्ट्र के पैगाम, उन वीर शहीदों को मेरा शत 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 बार शत प्रणाम, प्रणाम, शत 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 बार प्रणाम। प्रणाम। आप और आपकी सुंदर कविता के साथ हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आज हमने बातचीत मेरी ओर से भी की। दर्शकों को जी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे ये मुलाकात।
दर्शकों, आज हमने बातचीत की एक लेखक से, एक रचनाकार से, जिनकी कविताओं में, जिनकी रचनाओं में एक संदेश होता है समाज को परिवर्तित करने के लिए। हमें आपसे उम्मीद रहती है कि आप हमें सुझाव भेजें ताकि हम अपने कार्यक्रम में निखार ला सके, और इसके लिए आपको भेजने होंगे ईमेल, लिखने होंगे खत। नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।